एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मस्तराम डलैल। पेश करते हैं हिमाचल प्रदेश की प्रमुख खबरें। हिमाचल प्रदेश इस समय वित्तीय संकट से जूझ रहा है, लेकिन इस वित्तीय संकट के बीच जिस प्रकार ने सरकार ने 800 करोड़ के लोन के लिए आवेदन कर दिया है, हालांकि ये लोन दिसंबर महीने में मिल जाएगा और अब ये सरकार की तरफ से स्पष्ट कर दिया गया है कि हिमाचल प्रदेश के पेंशनर्स को अब 10 तारीख को, हर महीने 10 तारीख को उनकी पेंशन मिलेगी। यानी कि निकट भविष्य में भी, आने वाले समय में भी एक डेट फिक्स कर दी है, 10 तारीख को उन्हें पेंशन दी जाएगी। लेकिन प्रदेश के कर्मचारियों को 1 जनवरी 2025 को 1 तारीख को उनको वेतन दे दिया जाएगा, क्योंकि दिसंबर में 800 करोड़ राज्य सरकार को मिल जाएगा, उसके लिए अथराइज स्टेट गवर्नमेंट हो जाएगी और इस आधार पर 1 जनवरी को कर्मचारियों के खाते में वेतन आ जाएगा। लेकिन आने वाले जो अगले महीने हैं, चाहे वो अक्टूबर की बात करें या नवंबर की बात करें या दिसंबर की बात करें, इन 3 महीनों में प्रदेश के कर्मचारियों को 5 तारीख को ही वेतन मिलेगा। इसी बीच पिछली शाम मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने वित्त विभाग को ये बड़े आदेश जारी किए हैं कि हिमाचल प्रदेश के उन तमाम बोर्ड कॉर्पोरेशंस जो इस समय प्रॉफिट में चल रहे हैं, उन्हें डीए और एरियर जारी करने की अनुमति दे दी जाए। इससे पहले भी मुख्यमंत्री अपनी चीफ सेक्रेटरी, फाइनेंस सेक्रेटरी के साथ इस मसले पर डिस्कस कर चुके थे, लेकिन कल शाम को वित्त विभाग को ये आदेश पारित कर दिए गए हैं कि वित्त विभाग इसके लिए तमाम बोर्ड कॉर्पोरेशंस को चिट्ठी जारी कर दें। जो भी हिमाचल प्रदेश के बोर्ड कॉर्पोरेशंस यहां पर प्रॉफिट में चल रहे हैं, वे सभी बोर्ड कॉर्पोरेशन अपने कर्मचारियों को डीए और एरियर की किस्त जारी कर दें, क्योंकि राज्य सरकार को और ये सूचना मिली है कि हिमाचल प्रदेश के कई ऐसे बोर्ड कॉर्पोरेशंस हैं जो कि इस समय जिन्होंने अपने कर्मचारियों का डीए एरियर रोक कर रखा है, लेकिन उन्हें इनकम टैक्स के रूप में ज़्यादा पैसा देना पड़ रहा है, क्योंकि वो खाते में बोर्ड कॉर्पोरेशंस का प्रॉफिट दिख रहा है और इस प्रॉफिट की एवज में काफ़ी ज़्यादा संख्या में उन बोर्ड कॉर्पोरेशंस को इनकम टैक्स अदा करना पड़ रहा है। इसके चलते ये स्पष्ट कर दिया मुख्यमंत्री की तरफ से, और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी हिमाचल दस्तक को यह बताया कि ये आदेश वित्त विभाग को जारी कर दिए हैं और वित्त विभाग को हमने कह दिया है कि आप चिट्ठी जारी कर दीजिए और इस चिट्ठी में स्पष्ट कर दीजिए कि जितने भी हिमाचल प्रदेश के बोर्ड कॉर्पोरेशंस इसमें प्रॉफिट में हैं, वे अपने कर्मचारियों को डीए और एरियर भी जारी कर दे। अब देखने वाली बात यह होगी कि अब बोर्ड कॉर्पोरेशंस, प्रॉफिट वाले बोर्ड कॉर्पोरेशंस को 4% डीए की एक किस्त मिलेगी, या जितना डीए उनका ड्यू है, जितना देय बनता वो सारा हो जाएगा। क्योंकि हिमाचल प्रदेश में बात करें तो स्कूल शिक्षा बोर्ड, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, इसके अलावा कई ऐसे बैंक है, चाहे कोऑपरेटिव बैंक हो, कांगड़ा ग्रामीण बैंक हो, या हिमाचल प्रदेश के कई ऐसे बैंक है जो कि स्टेट गवर्नमेंट के से एफिलेटेड हैं, स्टेट गवर्नमेंट के बैंक हैं, उन बैंक का भी प्रॉफिट है और उनके कर्मचारियों को भी यहाँ पर डीए एरियर मिल जाएगा। इसके अलावा एजुकेशन बोर्ड है, कंट्रोल बोर्ड है, एसआईडीसी है या जीआईसी है, कई हिमाचल प्रदेश के ऐसे उपक्रम है, बोर्ड कॉर्पोरेशन है जो कि प्रॉफिट में है। इसके चलते ही सरकार ने यह कहा है कि शर्त, कंडीशन के आधार पर यहां पर कर्मचारियों को डीए और एरियर जारी कर दिया जाए। माना जा रहा है कि वित्त विभाग अगले 3-4 दिनों में यह चिट्ठी जारी कर देगा और अगले हफ्ते प्रॉफिट वाले जो कि लाभ कमा रहे हैं, जिनका बैंकों में प्रॉफिट पड़ा है, तमाम बोर्ड कॉर्पोरेशन अपने कर्मचारियों को डीए एरियर जारी कर देंगे। हिमाचल प्रदेश विधानसभा की कार्रवाई भी एक दिन के लिए बढ़ा दी गई है। हिमाचल प्रदेश का मानसून सत्र अब 10 दिन की बजाय 11 दिन होगा, यानी कि अब 11 सिटिंग होगी। प्रदेश की आर्थिक स्थिति पर चर्चा करने की मंशा से मंगलवार तक सदन की कार्रवाई को बढ़ा दिया गया है। संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने इसका बाकायदा सदन में प्रस्ताव रखा। सदन के नेता सुखविंदर सिंह सुक्खू और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर की राय जानने के बाद विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने मंगलवार तक विधानसभा चलाने की व्यवस्था दे दी, विधानसभा की कार्रवाई को एक्सटेंड कर दिया। आर्थिक संकट से घिरी हिमाचल प्रदेश की सरकार भांग की खेती को कानूनी अमली जामा पहनाने जा रही है। आज सरकार ने सदन में भांग की खेती को लीगल करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया। हिमाचल में औषधियों इंडस्ट्रीज में प्रयोग की जाने वाली भांग की खेती को वैध करने को लेकर एक कमेटी कंस्टिट्यूट की गई थी। इस कमेटी की रिपोर्ट को आज सदन में
प्रस्तुत किया गया। सदन में रिपोर्ट की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया गया, साथ ही प्रतिवेदन को भी पारित कर दिया गया। गौरतलब है कि यह प्रतिवेदन सितंबर 2023 में सदन में उपस्थापित किया गया था, जिसे आज मंजूर कर लिया गया। अब इस आधार पर आने वाले दिन में यह माना जा रहा है कि हिमाचल प्रदेश, और यह सदन में कहा भी कि आर्थिक संकट से जूझ रहे हिमाचल प्रदेश को इस घोर संकट से बचाने के लिए भांग की खेती को लीगल करने के बाद यहां पर हिमाचल प्रदेश की आर्थिकी सुदृढ़ हो जाएगी, समृद्ध हो जाएगी। पिछली जयराम सरकार ने भी इसके प्रयास किए थे, कई अधिकारियों को विदेशी दौरे भी कराए गए थे, लेकिन इसमें जनता की राय जानने के बाद सरकार ने यह मामला थोड़ा ठंडे बस्ते में डाल दिया था। लेकिन अब एक बार फिर राज्य की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार इस पर एक्टिव हुई है और प्रयास किए जा रहे हैं कि भांग की खेती को लीगलाइज कर दिया जाए। इस पर जरूर आपके कमेंट चाहेंगे कि वाकई हिमाचल प्रदेश की भांग की खेती को यहां पर कानूनी वैधता मिल जानी चाहिए, ताकि लोग अपने खेतों में भांग उगा सकें। भांग के लिए मैकेनिज्म जो लाया जाएगा, हालांकि ये आम लोगों के लिए खेती की शायद इसमें परमिशन नहीं होगी। जिस प्रकार का ड्राफ्ट इसमें लाया गया था उसमें यह स्पष्ट किया गया था कि बड़े स्तर पर इस खेती को मैकेनिज्म के आधार पर, साइंटिफिक के आधार पर इस खेती को उगाया जाएगा। लेकिन जरूर जनता की राय चाहेंगे कि हिमाचल प्रदेश में इस खेती को लीगलाइज किया जाना चाहिए नहीं। विधानसभा के मानसून सत्र में पहली बार मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर आमने सामने आए। दोनों ही नेता सदन के भीतर अपने अपने दलों का मजबूती से पक्ष रखते हैं। बावजूद इसके मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष दोनों का ही व्यक्तित्व व्यक्तिगत आरोपों तथा छींटा कसी से कोसों मीलों दूर है। दोनों ही नेता एक दूसरे के खिलाफ आरोप नहीं लगाते, ना तो छींटा कसी करते हैं। और यह भी देखा गया कि करीब करीब 1.5-2 साल में दोनों ही नेताओं ने जरूर एक मर्यादित भाषा में तथ्यों के आधार पर या जो सरकार के फैसले होते हैं उसकी आलोचना करने के लिए यहां पर घेरने का प्रयास किया गया। लेकिन आज पहली बार सदन में देखा गया दोनों ही नेताओं ने, जयराम ठाकुर और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने, एक दूसरे को कटघरे में खड़े करने का प्रयास किया। हालांकि दोनों की नेताओं की शैली, दोनों की भाषा मर्यादित थी, दोनों ने शालीनता से बात रखी, लेकिन बात कहीं ना कहीं चुभने वाली थी। पिछले कल भी जयराम ठाकुर ने एक इशारा किया था जिसमें कहा था कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू सदन के भीतर बिल्कुल गंभीर नहीं दिखते। उन्होंने कहा जब गंभीर मुद्दों पर सदन में चर्चा होती है तो मुख्यमंत्री हंसते हैं, वहां पर हंसकर चिढ़ाते हैं, विपक्षी विधायकों को चिढ़ाते हैं, ये जरूर कहा था। लेकिन मुख्यमंत्री भी कल ये कह चुके थे कि जयराम ठाकुर का वो टेम्परामेंट नहीं जो होता था। कल ये बात वहां तक निपट गई थी, लेकिन आज एक बार फिर इस बात पर विवाद हो गया और ये विवाद चला हुआ है बागवानी मंत्री, राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी की टिप्पणी के बाद। और इस पर आज मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इशारों में कहा कि नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर अपनी भूमिका निभाने की बजाय हर बात पर गुस्सा कर रहे हैं, बार बार गुस्सा कर रहे हैं, बार बार चिढ़ जा रहे हैं। इसके विपरीत जयराम ठाकुर का आरोप था कि सीएम सुक्खू अपने मंत्री विधायकों को कंट्रोल करने में नाकाम साबित हुए हैं। वह सदन के नेता जरूर हैं, लेकिन इस भूमिका को नहीं निभा पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुझे ये बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। उन्होंने ये भी कहा कि मुझे उम्मीद थी कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू अच्छा परफॉर्म करेंगे, लेकिन हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री मेरी उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाए हैं। इसी टकराव के बीच मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर को नसीहत देते हुए कहा कि आज बड़े स्तर पर सीएम ने कहा कि आजकल नेता प्रतिपक्ष बात बात पर गुस्सा कर जाते हैं, बात बात पर उड़ जाते हैं, बात बात पर चिढ़ जाते हैं। उन्होंने कहा कि जयराम ठाकुर की छवि एक शांत स्वभाव वाले व्यक्तित्व की है, लेकिन इसके विपरीत आजकल उनका गुस्सा समझ से परे है। सीएम का कहना था कि सत्ता पक्ष के व्यवहार से विपक्ष को ऐतराज है, लेकिन उन्होंने कहा कि बेहतर होगा कि अगर विपक्ष अपने गिरेबान में झांक कर देखे। सीएम ने कहा हम ज्यादा से ज्यादा समय सदन में विपक्ष को देना चाहते हैं और इसी के चलते हमने 10 दिन की बैठकों को बढ़ा 10 दिन की बैठकें की थी, जिसे अब 11 दिन कर दिया था। लेकिन यहां पर विपक्ष जनहित के मुद्दों
मुद्दों को उठाने में नाकामयाब हो रहा है और नेता प्रतिपक्ष ना जाने किस बात पे बार बार गुस्सा हो रहे हैं। दरअसल शुक्रवार को सदन में राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी के बयान पर टकराव हुआ। विपक्ष ने आरोप लगाया कि नेगी सदन के भीतर प्रतिपक्ष तथा नेता प्रतिपक्ष के खिलाफ टिप्पणी कर रहे हैं तथा बाहर कंगना रनौत को लेकर आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। इसके जवाब में जगत सिंह नेगी ने भाजपा को घेरते हुए कहा कि जब जनाब मनचाहा बोलोगे तो मनचाहा आपको सुनना भी पड़ेगा। उन्होंने कहा पहले विपक्ष में होते हुए भी उन्हें बोलने से रोका जाता था, टोका जाता था। जयराम ठाकुर जब मुख्यमंत्री थे तो वे विपक्ष में होते थे लेकिन उन्हें बोलने नहीं दिया जाता था, बार बार बाधा डाली जाती थी। उन्होंने कंगना पर दिए बयान पर आज सफाई देते हुए कहा कि जब प्रदेश में मौसम खराब था तो कंगना ने कहा था कि मौसम का अलर्ट है और अभी हिमाचल प्रदेश नहीं आ पाऊंगी। ऐसा सांसद को नहीं कहना चाहिए था। उधर राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी के बयान पर आपत्ति जताते हुए विपिन सिंह परमार सुलह के विधायक पॉइंट ऑफ ऑर्डर लाए और उन्होंने सरकार को खूब निशाने पर लिया। सुलह के विधायक ने कहा कि सदन के भीतर जगत सिंह नेगी नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का अपमान कर रहे हैं और ये अपमान जयराम ठाकुर का नहीं, ये सदन का अपमान है, ये सभी भाजपा के विधायकों का अपमान है। उन्होंने कहा मंत्री से पहले भी भाजपा की सांसद पर ऐसी तीखी टिप्पणी कर चुके हैं जिससे न केवल हिमाचल प्रदेश बल्कि पूरे देश की महिलाओं की गरिमा को ठेस पहुंची है। अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा कि हमारी ई विधानसभा है, सदस्यों की विधानसभा के अंदर जो भी चर्चा होती है वह बाहर वायरल हो जाती है, सोशल मीडिया पर खूब लोग उसे देखते हैं। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा जो लाइव हो चुका है उसे अब मिटाना हटाना मुश्किल है, उसे एडिट करना भी बेहद मुश्किल हो जाएगा, इसका लंबा प्रोसेस है। लेकिन उन्होंने ये आग्रह किया कि आगे से जितने भी यहाँ पर विधायक मंत्री हैं मर्यादित भाषा में बात करें, कोई ऐसी भाषा का प्रयोग ना करें जिससे हमारी गलत छवि बाहर चली जाए। उन्होंने ये भी कहा, स्पीकर ने कहा कि जो आपत्तिजनक जिस पर आरोप लगाया जा रहा विपक्ष की तरफ से कि मंत्री के बयान आपत्तिजनक है, उन सभी शब्दों को स्पेंज कर दिया जाएगा, सदन की कार्रवाई से हटा दिया जाएगा। हालांकि विपक्ष फिर अड़ा रहा कि जगत सिंह नेगी माफी मांगे हैं। उन्होंने कंगना के खिलाफ एक गलत बयान दिया जिसपे कहा कंगना मेकअप करके अगर उस बरसात में आती तो उनका मेकअप धुल जाता, फिर ये पता नहीं चलता कंगना कौन है, कंगना की माता कौन है। इस पर काफी पहले भी बवाल हो चुका था, आज भी घेरने का प्रयास किया गया। लेकिन वहां जगत सिंह नेगी कहते हैं कि मुझे इरिटेट किया जाता, मैं बोलने लगता हूं, मुझे विपक्ष के तमाम विधायक बोलने से रोकते हैं, पहले भी मेरे साथ ऐसा व्यवहार करते थे। उन्होंने कहा कि आपका ही खून गर्म नहीं होता, मैं भी ट्राइबल का हूं, मेरे में भी खून है, मेरे में भी जोश है, मुझे भी गुस्सा आता है, आप गुस्सा दिलाओगे तो गुस्सा क्यों नहीं आएगा। लेकिन ये टकराव इतना जबरदस्त था कि इस पूरे मुद्दे पर ना केवल रणधीर शर्मा, ना केवल सुंदरनगर के विधायक राकेश जम्वाल, ना केवल संसदीय कार्य मंत्री, ना केवल मुख्यमंत्री, ना केवल जगत सिंह नेगी या ये अनकी, यहाँ पर राकेश कालिया भी उग्र हो गए। जब ये चर्चा चल रही थी तो राकेश कालिया भी गुस्से में आ गए, उन्होंने भी आक्रामक तेवर दिखाए। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में हमने ये देखा कि जयराम ठाकुर और सीएम सुक्खू के बीच भी सदन में टकराव हुआ। बहरहाल जब व्यवस्था दे दी गई कि कार्रवाई से स्पंज कर दिया जाएगा, आपत्तिजनक टिप्पणी को हटा दिया जाएगा, तो मामला शांत हो गया। आज सदन में नियम 62 के तहत विधायक रणधीर शर्मा के ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर सीएम ने कहा कि प्रदेश बिजली बोर्ड में 1000 पद टीममेट और हेल्पर्स के नियमित तौर पर भरे जाएंगे। विधानसभा में आज नियम 63 के तहत कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर की 112 हेक्टेयर जमीन में टूरिस्ट विलेज स्थापित करने का मामला भी सदन में गूंजा। सुलह के विधायक विपिन सिंह परमार ने इस मुद्दे को सदन में उठाया। उन्होंने कहा कृषि विश्वविद्यालय की जमीन पर अगर टूरिस्ट विलेज बसाया जाएगा तो क्या कृषि विश्वविद्यालय की शैक्षणिक पढ़ाई पर विपरीत असर नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा जो पूरे देश के बच्चे वहां पर पढ़ने आते हैं, वहां पर कैसीनो बनेंगे, वहां पर तरह तरह की एक्टिविटीज बनेगी, वहां पर बार बनेंगे, वहां पर कई तरह की टूरिस्ट विलेज में जो टूरिज्म विलेज बनाया जाएगा कई तरह की व्यवस्थाएं दी जाएगी, तो क्या वहां पर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की पढ़ाई प्रभावित नहीं होगी। इस पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हम पूरे डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा को पर्यटन विलेज के रूप में विकसित करना चाह रहे हैं। उन्होंने कहा
कि जो हम कृषि विश्वविद्यालय में हम 112 हेक्टेयर जमीन एक्वायर करने का प्रयास कर रहे हैं, उसमें ऐसी कोई भी एक्टिविटी नहीं की जाएगी जिससे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की पढ़ाई बाधित हो, छात्रों पर विपरीत असर पड़े। हम यहाँ पर कोई भी ऐसी व्यवस्था नहीं करेंगे। यहाँ पर हम एक हिमाचल प्रदेश की संस्कृति के लिए टूरिस्ट विलेज बनाने का प्रयास करें, और ये टूरिस्ट विलेज कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर में नहीं बल्कि पूरे जिला कांगड़ा में होगा। आज मलिंदर राजन के सवाल का जवाब देते हुए स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने कहा कि हिमाचल प्रदेश छोटा पहाड़ी राज्य है, लेकिन सेहत के मोर्चे पर हिमाचल प्रदेश में खतरे की घंटी बज चुकी है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में कैंसर के मरीजों की संख्या 32,000 से ज़्यादा हो चुकी है। दमा यानी सांस की बीमारी का भी प्रकोप हिमाचल प्रदेश को अपने आगोश में बुरी तरह से ले रहा। उन्होंने कहा हिमाचल प्रदेश में दमा के मरीजों की संख्या बढ़कर 3,138 हो चुकी है। कैंसर के सबसे ज़्यादा मरीज टांडा मेडिकल कॉलेज में जिनका ट्रीटमेंट चल रहा है, वहाँ पर 19,135 कैंसर मरीजों की ट्रीटमेंट चल रही है। उन्होंने बताया कि मौजूदा समय में चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान के तहत जिला शिमला, कांगड़ा, सिरमौर, मंडी, हमीरपुर सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल चलाए जा रहे हैं। इसमें से कई संस्थानों में कैंसर के इलाज की सुविधा है। प्रदेश के सबसे बड़े स्वास्थ्य संस्थान आईजीएमसी अस्पताल में दमा के 388 और कैंसर के 11,343 मरीजों का इलाज चल रहा है। इसी तरह से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज टांडा में अस्थमा के 1,190, कैंसर के 19,135 मरीज उपचाराधीन है। नाहन के डॉक्टर यशवंत सिंह परमार मेडिकल कॉलेज अस्पताल में अस्थमा के 285, कैंसर के 1,471 मरीजों का इलाज चल रहा है। वहीं मंडी के नेर चौक में अस्थमा के 680 और कैंसर के 424 मरीजों का इलाज चल रहा है। इसी तरह से जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज चंबा में अस्थमा के 34 और कैंसर के 1 मरीज का ट्रीटमेंट हो रहा है। हमीरपुर के डॉक्टर राधाकृष्ण मेडिकल कॉलेज अस्पताल में अस्थमा के 561 और कैंसर के 535 मरीजों का इलाज चल रहा है। इसी तरह हिमाचल प्रदेश में अस्थमा के कुल रोगियों की संख्या 3,138 और कैंसर मरीजों की संख्या 32,909 पहुंच चुकी है, जो कि हिमाचल प्रदेश में खतरे की घंटी है। विधायक कुलदीप सिंह राठौर ने सेब के आयात शुल्क बढ़ाने का मामला सदन में उठाया। इसके जवाब में बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि राज्य सरकार कई बार केंद्र को पत्र लिखकर आयात शुल्क बढ़ाने की मांग कर चुकी है। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री मोदी ने आयात शुल्क बढ़ाने की बजाय अमेरिका के सेब पर इसे कम कर दिया। इससे हिमाचल प्रदेश के सेब पर संकट आ गया। इसके अनुपूरक सवाल में विधायक बलवीर वर्मा ने कहा कि कांग्रेस ने अब तक वो वायदा पूरा क्यों नहीं किया जिसके दम पर वे बार बार कह रहे थे कि हिमाचल प्रदेश के बागवान खुद अपने दाम तय करेंगे। इस पर बागवानी मंत्री ने कहा कि हम इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने के हिसाब से वायदा किया था। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने सेब को किलो के हिसाब से बेचने, यूनिवर्सल कार्टल अनिवार्य करने, MIS की सारी देनदारियां खत्म करने, कीटनाशकों पर सब्सिडी बहाल करने जैसे काम किए हैं। विधायक सुखराम चौधरी, राकेश जम्वाल, रणधीर शर्मा, पवन काजल, विनोद कुमार की ओर से हिमाचल प्रदेश की महिलाओं को 1,500 रुपए दिए जाने वाली योजना को लेकर आज सवाल पूछा। इसके जवाब में मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने कहा कि हिमाचल प्रदेश के हर एक परिवार की अब एक ही महिला को 1,500 रुपए दिए जाएंगे। इस पर हालांकि विपक्ष ने जबरदस्त मोर्चेबंदी भी की सरकार की। इस पर कई राकेश जम्वाल समेत कई विधायकों ने कहा कि आप चुनावों में अपने वायदे किए थे, अगर परिवार में एक महिला होगी तो 1,500 मिलेंगे, 2 होंगी तो 3,000 मिलेंगे, 3 महिलाएं होंगी तो 4,500 मिलेंगे। और इस पर खूब विपक्ष की तरफ से घेरने का प्रयास किया गया, लेकिन कर्नल धनीराम शांडिल की तरफ से कहा गया कि इसके लिए हमने पूरी तरह से एक पॉलिसी ड्राफ्ट की है और इस पॉलिसी के अनुसार परिवार की एक ही महिला को हम पेंशन देंगे। उन्होंने ये भी कहा कि हिमाचल प्रदेश के कर्मचारी तथा पेंशनर समेत करीब 14-15 ऐसी कैटेगरी हैं जिसकी जद में आने वाली महिलाओं को अपात्र माना गया, यानी कि उनको 1,500 रुपए नहीं दिए जाएंगे। शांडिल ने कहा कि इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख समृद्धि योजना के तहत 28,249 महिलाओं को 1,500 रुपए मासिक पेंशन की सुविधा का लाभ दिया गया है। उन्होंने कहा
31 जुलाई 2024 तक इंदिरा गांधी प्यारी बहना सूक्ष्म निधि योजना के तहत 18 साल से 59 साल की आयु वर्ग की कुल 7,88,784 महिलाओं के आवेदन आए थे। इस पर सरकार की ओर से एक ही परिवार की महिला को इस सुविधा का लाभ देने का फैसला लिया गया। उन्होंने कहा कि इसकी वेरिफिकेशन में काफ़ी समय लग रहा है, क्योंकि वेरीफाई किया जा रहा है कि परिवार में कितनी महिलाएं, कहीं 2 महिलाओं ने आवेदन कर दिया, उसमें नाम डिलीट किया जा रहा है, नाम को एडिट किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ये वेरिफिकेशन थोड़ी सी लंबी चल रही है और इसके पीछे सरकार की मंशा कि किसी अपात्र महिला का गलत चयन ना हो जाए ताकि बाद में रिकवरी करनी पड़े। इसके बाद सदन में हंगामा मच गया। विपक्ष ने सरकार पर ठगने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि महिलाओं को ठगा गया और इस पर तरह तरह की बातें भी शुरू हुई, लेकिन मंत्री ने स्पष्ट कर दिया कि सरकार ने जो वायदा किया है, हम परिवार की एक महिला को 1500 रुपए देंगे और आगे भी देते रहेंगे, लेकिन इसके लिए पात्रता का पैमाना जो है वो सबसे ऊपर रहेगा। विधायक केवल सिंह पठानिया ने औद्योगिक नीति को लेकर सवाल पूछा। इसके जवाब में उद्योग मंत्री ने कहा कि पिछले 3 सालों में 31 जुलाई 2024 तक प्रदेश में कुल 20 औद्योगिक क्षेत्र स्थापित किए गए हैं। विधायक सुधीर शर्मा ने रज्जू मार्ग निर्माण को लेकर सवाल पूछा। इसके जवाब में डिप्टी चीफ मिनिस्टर मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि श्री आदि हिमानी चामुंडा देवी रज्जू मार्ग निर्माण का मामला भी उच्च न्यायालय में विचाराधीन है। इसके लिए इस परियोजना को प्रारंभ करने की समय सीमा अभी तक तय नहीं की जा सकती है, क्योंकि कोर्ट में मामला विचाराधीन है। विधायक अनुराधा राणा ने लिया बाईपास सड़क मार्ग को लेकर सवाल पूछा। इस पर लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा, यह सड़क नाबार्ड परियोजना के अंतर्गत 1,043 लाख रुपए के लिए स्वीकृत की गई है। सड़क की कटिंग का कार्य 9 किलोमीटर तक पूरा कर लिया गया है। करीब 1800 मीटर अभी काम शेष है। विधायक दिलीप ठाकुर ने सीरखड़ के तटीकरण को लेकर सदन में सवाल उठाया। इसका जवाब देते हुए उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि सरकाघाट विधानसभा क्षेत्र के बरछवाड़ से जाहू पुल तक सीरखड़ के तटीकरण के लिए एक परियोजना बाढ़ प्रबंधन एवं सीमा क्षेत्र कार्यक्रम के तहत प्रस्तावित है, जिसकी कुल अनुमानित लागत 157 करोड़ है। इस योजना के लिए भारत सरकार द्वारा 28 अक्टूबर 2020 को 157 करोड़ रुपए की निवेश की मंजूरी प्रदान की गई थी। अन्य खबरों की बात करें तो चंबा जिला के शिक्षक सुनील कुमार को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। पुरस्कार उन्हें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा पिछले कल नई दिल्ली में शिक्षक दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में दिया गया। सुनील कुमार हिमाचल प्रदेश राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला खरगढ़ सियुंता के लेक्चरर केमिस्ट्री के तौर पर कार्यरत हैं। जल रक्षक संघ ने आज चौड़ा मैदान में हिमाचल प्रदेश के खिलाफ जबरदस्त धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान जल रक्षक पक्ष की और विपक्ष की ओर दोनों पर निशाना साधते हुए नजर आए। विधानसभा के मानसून सत्र में प्रदर्शन करने पहुंचे जल रक्षकों की मांग है कि 12 साल का अनुबंध कार्यकाल पूरा करने वाले जल रक्षकों को नियमित किया जाए। उन्होंने कहा कि कई जल रक्षक 14 साल से सेवाएं दे चुके हैं, लेकिन अभी तक रेगुलर नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि जल्द उन्हें नियमित किया जाए और किसी भी विभाग में अनुबंध कार्यकाल 12 साल का नहीं है। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि इसे घटाकर 8 साल का किया जाए। विधानसभा घेराव करने पहुंचे जल रक्षक प्रदेश के खिलाफ आक्रोश में नजर आए। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को चौड़ा मैदान में रोकने के लिए बैरिकेडिंग की व्यवस्था की थी। आक्रोशित जल रक्षकों ने चौड़ा मैदान से विधानसभा की ओर जाने का प्रयास किया गया। इस दौरान प्रदर्शनकारी पुलिस द्वारा की गई बैरिकेडिंग पर चढ़ने का प्रयास भी किया गया। जल रक्षकों ने कहा कि हमें प्रदेश में हर हाल में दो दिन राज्य सरकार के कर्मचारियों की तनख्वाह दी जाए। तो विपक्ष ने सदन में ये मामला उठाया और हंगामा किया। उन्होंने कहा कि जल रक्षकों को प्रदेश के कई क्षेत्रों में 6 महीने से वेतन नहीं मिला। उन्होंने कहा कि किसी ने यह मुद्दा सदन में नहीं उठाया, ये काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। जल रक्षक संघ के अध्यक्ष जवालू राम ने कहा कि संघ ने सीएम सुक्खू व प्रदेश सरकार के सभी मंत्रियों के समक्ष अपनी मांगे रखी हैं, लेकिन सरकार उनकी मांगों को अनसुना कर रही है। उन्होंने कहा सरकार ने यदि आज उनकी मांग नहीं मानी तो संघ शिमला में ही अपना तंबू गाड़ देंगे और धरने पर बैठ जाएंगे। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू एक बार फिर चुनाव में स्टार प्रचारक की भूमिका में नजर आएंगे। सीएम सुक्खू और उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री को जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनावों के लिए प्रचार करने का दायित्व सौंपा गया। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव केसी वेणुगोपाल ने जम्मू कश्मीर के लिए 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है, जिसमें हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और डिप्टी चीफ मिनिस्टर मुकेश अग्निहोत्री का नाम शामिल है। कीर्तपुर
जयपुर नेर चौक 4 लेन के समीप पहाड़ी से चलती कार पर पत्थर गिरने के कारण कार सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 3 अन्य घायल हैं। हादसा देर रात हुआ। ये सभी पर्यटक मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। घायलों को एम्स अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने एक को मृत घोषित कर दिया। पुलिस मामले में आगामी कार्रवाई कर रही है। कुल्लू के भुंतर में पुलिस ने 2 विदेशियों को पूछताछ के लिए गिरफ्तार किए। इन दोनों विदेशियों से पुलिस सैटेलाइट फोन बरामद किया। ये दोनों विदेशी रूस के रहने वाले हैं। पुलिस ने सैटेलाइट फोन लेने के बाद विदेशियों से पूछताछ की। दोनों नागरिकों को अदालत में पेश भी किया गया और उसके बाद उन्हें रिमांड पर भी भेज दिया गया। ज्वाली के तहत 8वीं कक्षा के छात्र के गले में गुब्बारा फंसने से दुखद मृत्यु हो गई। 13 साल के विवेक कुमार के घर से स्कूल आते समय गेट के बाहर गुब्बारा फुला रहा था कि अचानक गुब्बारा छात्र के गले में फंस गया। अन्य छात्रों के शोर मचाने पर स्कूल का स्टाफ गेट तक पहुंच गया तो उन्होंने देखा कि छात्र विवेक को सांस लेने में दिक्कत आ रही थी। मौके पर पहुंचे स्टाफ के सदस्य उन्हें एक निजी अस्पताल में ले गए, जहां पर डॉक्टरों ने बच्चे की नाजुक हालत को देखते हुए ऑक्सीजन लगाकर अमनदीप अस्पताल पठानकोट रेफर कर दिया, जहां पर डॉक्टरों ने छात्र के गले से फंसे गुब्बारे को तो निकाल लिया, लेकिन उसके बाद स्थिति नाजुक बनी हुई थी। ऊना जिला के अंतर्गत गांव बसाल में ट्रेन की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। इंदौर एक्सप्रेस ट्रेन आज सुबह चुराड़ू टकराला स्टेशन जा रही थी। इस वक्त बसाल में नरेंद्र कुमार ट्रेन की चपेट में आ गया और उसकी मौके पर मौत हो गई। औद्योगिक क्षेत्र झाड़ माजरी के एक साबुन बनाने वाले उद्योग के केमिकल गिरने से 3 कामगार बुरी तरह से झुलस गए। इसमें एक कामगार को पीजीआई चंडीगढ़ रेफर कर दिया गया। उद्योग प्रबंधन द्वारा ना तो इसकी सूचना पुलिस विभाग को दी गई और ना इसके बारे में किसी अन्य को बताया गया। पुलिस को मामले का पता तब चला जब कामगार ने अपनी फोटो के साथ सोशल मीडिया पर एक पोस्ट अपलोड की व अपना दुख मीडिया कर्मियों के साथ साझा किया। सूचना मिलते ही वहां पर पुलिस जरूर पहुंच गई और वहां पर पूरी व्यवस्था करने का प्रयास किया गया। अगली खबर का रुख करें तो हिमाचल प्रदेश में अब मौसम को लेकर एक बार फिर अब ये संभावना जताई जा रही है कि अब मौसम मानसून रुखसत करेगा, क्योंकि आज भी जिस प्रकार से प्रदेश की राजधानी शिमला में बारिश की ठंडी फुहारों के बीच जिस प्रकार से एकदम तापमान नीचे गिर गया, उससे अब ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है, क्योंकि मौसम विज्ञान केंद्र भी ये कह चुका है कि अब धीरे धीरे मानसून की विदाई यहाँ पर होने वाली है। लेकिन मानसून रुखसत से पहले हिमाचल प्रदेश में कई स्थानों पर बारिश की संभावना भी जताई गई है। प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश हो सकती है, मौसम खराब रह सकता है और अब इतना जरूर स्पष्ट है कि अब इस बारिश के बाद हिमाचल प्रदेश का तापमान लुढ़कर नीचे आ जाएगा और कई पहाड़ी क्षेत्रों में अब ठंड का प्रकोप धीरे धीरे बढ़ने शुरू हो जाएगा। बहरहाल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए लगातार जुड़े रहें हमारे साथ, देखते और पढ़ते रहें हिमाचल दस्तक।